हेलो एवरीवन। तो लेट अस बिगिन अगेन। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा, तो जैसे हम सीरियल वाइज चलते जा रहे हैं, तो ये पार्ट 3 है हिस्ट्री का। और इसमें हम जो आपका पार्ट 2 के अंदर जो हमने ट्रैकिंग सोशल डिफरेंस पढ़ा था, उसके अंदर एक टॉपिक गलती से छूट गया था, मिस्टेकन। और उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये जो हमारा बरियल तक तो हो गया था, ठीक है, बरियल तो हमने कंप्लीट कर लिया था। बट इसके अंदर एक चीज है, ये लुकिंग फॉर लग्जरीज, ये हम नहीं कर पाए थे। मुझे लगा था कि पूरा हो गया था, बट अनफॉर्चुनेटली ये रह गया था। तो इसको हम जल्दी से कवर कर लेते हैं एक बार। देखिए, अब वही है, सोशल डिफरेंस ही हम इसमें देख रहे हैं। एक तो बरियल वाला देखा था, एक अनदर पार्ट है इसमें कि लुकिंग फॉर लग्जरीज। अब वहां पर सामानों में भी विविधताएं पाई जाती थी। जैसे अनदर स्ट्रेटजी टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंस is to study artifacts which archaeologists broadly classify as utilitarian and luxuries। अब इसमें समझना इसका मतलब, लग्जरीज क्या होते थे और यूटिलिटेरियन क्या होते थे। ठीक है, यूटिलिटेरियन मतलब होते थे जो डेली बेसिस में इस्तेमाल किए जाते थे, जो डेली यूज वाले ऑब्जेक्ट होते थे, जिनको दैनिक कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पॉटरीज हो गए, मटके हो गए, निडल्स हो गई, सुइयाँ हो गई, बॉडी स्क्रबर हो गया। ठीक है, इस तरीके की जो इस्तेमाल करने वाली चीज़ें जो रोजाना आपके कार्यों में इस्तेमाल होती, उसको आप यूटिलिटेरियन कहते थे। लग्जरीज क्या होती थी? लग्जरीज मीन्स कॉस्टली ऑब्जेक्ट, जो महंगे होते। आज के टाइम में भी आप कंपैरिजन करके देख लीजिए, लग्जरी क्या है? गोल्ड है, डायमंड है, या फिर आज के ज़माने में तो लोग आईफोन्स को भी लग्जरी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी हाई कॉस्ट है। तो कॉस्टली ऑब्जेक्ट लाइक फैंस। फैंस जो है एक टाइप का मटका कह लीजिए, एक टाइप का ऑब्जेक्ट होता था, जो कि मिक्सचर होता था किसका? सिलिका और सैंड कलर एंड गम। उसके बाद उसे फायर में, यानी उसे तपाया जाता था, तब जाकर वो फैंस बनता था। दिस मिनिएचर पोट परहैप यूज फॉर परफ्यूम बोतल। परफ्यूम बोतल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा ना मिनिएचर पोट, तो एक पोट मटके की तरह होता था, जिसका इस्तेमाल आप परफ्यूम बॉटल्स के लिए कर सकते थे। तो वो क्या था? वो एक लग्जरी आइटम था। अब आपको कोई डाउट अगर रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना कि ट्रेसिंग सोशल डिफरेंस में आपको कुछ ना समझ आया हो। बरियल्स हमने कवर किया था पिछली वीडियो में, अनफॉर्चुनेटली कुछ पार्ट रह गया था, उसको हम इस वीडियो में कवर कर लिया। तो अब जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है, फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, क्राफ्ट प्रोडक्शन यानी कि कुछ ऐसी साइटें भी वहाँ थी हड़प्पन कल्चर में, हड़प्पन सभ्यता में, जिसके अंदर आप प्रोडक्शन किया करते थे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। द न्यू आर्ट, क्राफ्ट, ब्यूटीफुल स्कल्पचर, टॉयज, पोट्रीज, ऑर्नामेंट, यानी कि उनको इन चीज़ों का क्राफ्ट आता था। ब्यूटीफुल मूर्तियाँ बनाते थे, टॉयज बनाते थे, पोर्ट्रीज बनाते थे, आपके ऑर्नामेंट्स भी, बीड्स भी मन के अलग अलग तरीके के बनाया करते थे। आगे हम इस सब चीज़ों से डील करने वाले हैं। पीपल्स वर प्रॉस्पेरस, पीपल उस समय के थोड़े रिच हुआ करते थे। इस तरीके से तो यही लगता है कि जिस तरीके से प्रोडक्शन किए जा रहे हैं, उस तरीके से वो रिच ही होंगे। चनहुदड़ो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह है मैप में। मैंने आपको पहले कहा था कि मैप की मैं वीडियो बना दूंगा बाद में, तो उसमें इस चैप्टर से सारे जो मैप आने वाले हैं उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। चनमुदड़ो was a tiny settlement exclusively devoted to craft production, including beads making, shell cutting, metal working, seal working and weight work। अब यहाँ समझना कि ये जो है डिवोटेड, यानी कि इसके लिए पूरी तरीके से एक डिवोटेड है क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, कि इसमें क्राफ्ट का ही वर्क होता है। आप इसमें यहाँ बीट नहीं, एक्चुअली यहाँ पे बीड्स मेकिंग आएगा। बीड्स मतलब जैसे मन के टाइप, ठीक है। उसको शेल की कटिंग करने के लिए मेटल वर्क इसमें किया जाता, सील बनाई जाती थी, आपकी जो हड़प्पन सील होती थी वो भी बनाई जाती थी। वेट मेजरमेंट के लिए वेट जो होते हैं, जो बाट क्या कहा जाता है हिंदी में, उसकी भी मेकिंग इसी के अंदर चनहुदड़ों में की जाती थी। ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, ड्रिलिंग वर डन फॉर मेकिंग बीड्स। बीड्स को बनाने के लिए आप उसे ग्राइंडिंग करते थे, पीसा करते थे, पॉलिशिंग की जाती ताकि शाइन आए। उसके बाद ड्रिलिंग होता था, वर डन फॉर मेकिंग बीड्स। इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर नागेश्वर और बालाकोट दो ऐसी जगहें हैं जो कि
स्पेशलिस्ट सेंटर मानी जाती हैं शेल्स के लिए। इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि शेल्स के लिए इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन सेंटर कौन कौन से, तो वह नागेश्वर या बालाकोट। मटेरियल्स वर यूज टू मेक बीड्स कार्नेलियल रेड। अब यहाँ पे बीड्स बनाने के लिए भी हम इसका मटेरियल का इस्तेमाल किया करते, जैसे कार्नेलियन। कार्नेलियन जो होता है बीड्स बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, जिसका कलर रेड होता है। जैस्पर भी, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शेल्स एंड फैंस। फैंस के बारे में भी ऊपर ही हमने डिस्कस किया है। तो ये सब क्या है, ये सब आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि इन सब का प्रयोग किस लिए किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे देखो बीड्स को बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे अब मूव करते हैं हम। द शेप्स वर न्यूमरस, लाइक सिलेंड्रिकल, सिलेंडर शेप होती थी, स्पेरिकल होती थी, बैरल शेप होती थी, डेकोरेटेड किससे, देखो पेंटेड किया जाता था, डिजाइन किया जाता था, वेरियस काम इसमें हम उसमें और एक्स्ट्रा लगाते थे, पेंट करते थे, डिजाइन करते थे, किसको, जो क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो ये बोर्ड को साफ कर दे, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और तो आपको पता चला कि किस तरीके से क्राफ्ट प्रोडक्शन जैसी चीज़ों को हमने आइडेंटिफाई किया। चनहुदड़ो वह जगह थी जहाँ पर ये सब होता था। नागेश्वर और बालाकोट का भी नाम आया, जो कि एक स्पेशलाइजेशन सेंटर माने जाते हैं शेल्स को बनाने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट मूविंग अहेड, हम अपना स्ट्रेटजी फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल, अब इसको कवर करते हैं, देखते हैं जरा। स्ट्रेटजी फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल, यानी कि अब मटेरियल को कहाँ से खरीदा जाता था, किस तरीके से मटेरियल हड़प्पन सभ्यता के पास आता था। ऊपर हमने पढ़ा कि मटेरियल ये इस्तेमाल होता है, बिल्कुल एक सीक्वेंस में चल रही है गाड़ी कि ऊपर हमने पढ़ा कि किस किस तरीके से मटेरियल आता था, यहाँ पे हम समझेंगे कि किस किस तरीके से उन्हें लाया जाता था, ठीक है। हाउ दे procure materials, sometimes हड़प्पन established settlements where raw material were available। बिल्कुल ही सटीक जवाब है कि कभी कभार हम समटाइम ये देखते हैं कि जो हड़प्पन थे वो अपने सेटलमेंट वहाँ बसाते थे जहाँ पर ये रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल हो जाए, ठीक है। यानी कि हड़प्पन सभ्यता, हड़प्पन के जो लोग थे काइंड ऑफ वेरी इंटेलिजेंट, कि वहाँ पर जहाँ पर वो देख रहे हैं रॉ मटेरियल अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर अपनी बस्तियाँ बसा ले रहे हैं। Another strategy for procuring raw material has been to send expedition to area where they were available. For example, खेतरी रीजन, खेतरी रीजन किस लिए है, जो राजस्थान का है, कॉपर के लिए। और सदर्न इंडिया फॉर गोल्ड, ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट कॉल दिस रीजन गणेश्वर जोधपुर कल्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन लगा लेते हैं एक बार, पहले से हटा देते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो इसके अंदर। तो पहले ये देखो कि जो एक और स्ट्रेटजी है कि किस तरीके से वो मटेरियल को लाते थे, वो ये है कि वो कुछ पैसा भेजकर जिस भी एरिया में वो अवेलेबल है, जैसे मान लो यहाँ पे खेतरी रीजन का नाम लिया गया, किस लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये है कॉपर के लिए। बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा, कॉपर के लिए, ठीक है। और सदर्न इंडिया यानी साउथ इंडिया किस लिए, गोल्ड के लिए, ठीक है। और आर्कोलॉजिस्ट इस रीजन को क्या कहते हैं, गणेश्वर जोधपुर कल्चर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, जो जो मैं इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कराते जा रहा हूँ, प्लीज़ उसको कॉपी में आप नोट करते जाएं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है कि द हड़प्पन मेड कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड लाइक ओमान फॉर प्रोक्योरिंग कॉपर। अब हमें हमारी बुक में ये भी बताया गया कि कॉपर की प्राप्ति के लिए ओमान से, ओमान जैसे दूसरे मतलब ये समझ लो कि एक महासागर पार ऐसे देशों से भी कहीं ना कहीं हमारे लिंक रहे हैं, हड़प्पन सभ्यता के लिंक रहे हैं। वहाँ से क्या मंगाते थे, कॉपर मंगाते थे, ठीक है, प्रोक्योरिंग कॉपर, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि अब जैसे मैंने, अगर आपको याद है मेरी पहली वीडियो, फर्स्ट वीडियो अगर देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि उनकी जो सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजी है, यानी कि निर्वाह करने के तरीके हैं, उसमें बताया था कि ट्रेड वर ऑल्सो डेवलप, यानी ट्रेड भी डेवलप था। तो आप यहाँ कनेक्ट कीजिए उस चीज़ को कि ओमान तक के कनेक्शन है आपके बीच में, ओमान और हड़प्पा सभ्यता के बीच में एक पूरा का पूरा महासागर आता है। ज्योग्राफी को थोड़ा याद कीजिए, महासागर आता है, उसमें अगर आप पार करके ओमान से कॉपर ला रहे हो तो कहीं ना कहीं तो आपके पास रिवरीन पूरी तरीका, रिवरीन यानी रिवर से जाने का पूरा ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है।
हमने ये देखा कि बुल के बारे में आप जानते हो, एक बैलगाड़ी टाइप टॉय आप बना चुके हो, तो कहीं ना कहीं आपको लैंड का भी पता है कि किस लैंड में कैसे जाना है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो रॉ मटेरियल लाया करते थे। ठीक है, वही कहने का यहाँ मतलब है। नेक्स्ट मूविंग अहेड, यहाँ पे और क्या डिस्कस करते हैं हम। द हड़प्पन सील्स, वेट्स, डाइस, बीड्स वर फाउंड इन अदर कंट्रीज लाइक ओमान, बहरीन, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया से भी हमारे हड़प्पन सभ्यता को लिंक किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो हड़प्पन सील है, वेट है, डाइस है, बीड्स वहाँ पे फाउंड किए गए हैं, पाए गए हैं। अब ऐसा होता था ना कि बार्टर सिस्टम चलता था, कि अगर मेसोपोटामिया के लोग कुछ चाहते हैं और एग्जैक्टली वहाँ की डिमांड है हड़प्पा सभ्यता की कि वहाँ के लोग भी कुछ चाहते थे, तो एक्सचेंज करते थे। आगे हम पढ़ेंगे सील्स के बारे में, जैसे नीचे टॉपिक आप देख रहे हो, तो उसमें बताया गया कि सील्स को इस्तेमाल किया जाता था ट्रेडिंग पर्पज से। वो कैसे, अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेसोपोटामियन टेक्स्ट रेफर टू मेलुआ एज अ लैंड ऑफ सी फेरियर, यानी कि जो समुद्र के रास्ते जो अपना व्यापार करते हैं, उनको उनकी लैंड मानी जाती है, किसको, मेलुआ को। ठीक है, ये कहाँ पाया गया है, मेसोपोटामियन टेक्स्ट में पाया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और हम सील के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखो सील्स क्या है, सील्स एंड सीलिंग। सील्स एंड सीलिंग वर यूज्ड टू फैसिलिटेट अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड कम्युनिकेशन। सील्स आल्सो कन्वे द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, यानी कि कहने का मतलब है सील्स जो होती थी वो लॉन्ग ट्रेड कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती थी। लॉन्ग ट्रेड, अगर आपको व्यापार करना है लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे ओमान में अभी हुआ था, तो वहाँ पर कई सारे ऐसे सील्स पाई गई हैं जिसमें हो सकता है वहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ मुहर लगाई जाती हो। जैसे मान लो अभी हमारा क्या सिस्टम चलता है कि सामान ले जाना है, मुहर लगा दी और हम वहाँ पे ले गए। अब यहाँ पे देखो, सील्स ऑफ्टन कंटेन एनिमल मोटिव्स एंड साइन फ्रॉम द स्क्रिप्ट, यानी कि कुछ एनिमल मोटिव्स हैं, तो ये एक तरीके का साइन होता था कि अगर मान लीजिए लेट्स सपोज सील अगर नहीं खुली हुई है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या इंडिकेट जाता है कि व्यापार जो है अच्छे से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उसे किसी ने छेड़ा नहीं होगा फिर, इस तरीके से। और स्क्रिप्ट्स की बात करते हैं। द हड़प्पन स्क्रिप्ट्स रिमेन्स अनडेसिफर्ड टू डेट। द स्क्रिप्ट्स वाज नॉट अल्फाबेटिकल, हैड मैनी साइंस बिटवीन, ये देखो इंपॉर्टेंट है, 375 एंड 400। इतनी ज़्यादा आपके पास साइंस हड़प्पन स्क्रिप्ट में मिलती है, जो आज तक अनडेसिफर्ड है, इसे पढ़ा नहीं जा चुका है। ठीक है, आज के डेट में भी इसको पढ़ा नहीं जा चुका है। क्यों? क्योंकि ये अल्फाबेटिकल नहीं है, ये पिक्टोरल है, पिक्टोरल यानी कि पिक्चर बनाए गए हैं, साइंस बनाए गए हैं। कितने? 375 टू 400 तक। इट इज अपेरेंट दैट द स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इसको राइट टू लेफ्ट में लिखा गया, ना कि लेफ्ट टू राइट में। ठीक है, तो इसी कारण जो कभी कभार होता है कि हम ये कह सकते हैं कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट्स है वो अनडेसिफर्ड रहे इतने लंबे समय तक भी, क्योंकि ये कारण है। ठीक है, तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर बाद, और जो इसका पार्ट 4 है, वो हम आगे की वीडियो में कवर करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।